एक तरफ योगी जी कहते हैं मेरा शासन सबसे अच्छा है और मेरे राज्य में अल्पसंख्यक सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं। सांसद ही अरे सुरक्षित आपके नहीं है। राज्य में तो ना दलित सुरक्षित हैं, ना हम्म। अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं, ना पिछड़े वर्ग के लोग सुरक्षित हैं। ये आज शुरुआत हुई कहाँ से, इस पे जाइए ना आप। हाँ। ये शुरुआत हुई कहाँ से? महाराष्ट्र के अंदर जो औरंगजेब की कब्र को खोद के उसकी हड्डियों को निकालना, ये करना, वो कहाँ से आया? किसने शुरुआत की? लेकिन पुलिस का भी यहाँ दोहरा रवैया नजर आया। संभल वाले मैटर में गोली भी चली, 4 लोग चले गुजर गए। जी। तो यहाँ क्या पुलिस वालों के पास बंदूकें नहीं थी? अभी कुणाल कामरा ने बॉम्बे में एक शो के दौरान जी। एक गीत के माध्यम से उसको एक प्रोडी टाइप एक व्यंग्यात्मक तरीके से एक कविता कह दी। और वहाँ एक पार्टी विशेष के लोगों ने जाके हमला कर दिया, तोड़फोड़ कर दी। तो कानून को अपने हाथ में लेके किसी के यहाँ जाके हमला करना, तोड़फोड़ कर देना, आगजनी कर देना, ये तो गुंडों का काम है। साथियों नमस्कार। एक राज्यसभा के सांसद नाम रामजी लाल सुमन दलित समाज से आते हैं और अपराध उनसे यह हो गया कि उन्होंने अपनी बात सदन के भीतर खुले और साफ शब्दों में रख दी। एक तबका भड़क गया, जातिवादी गुंडे उनके घर पहुंच गए, तोड़फोड़ करी और एक तरीके से उसको हमला ही मानिए, पुलिस के ऊपर गाड़ी भी चढ़ाने की कोशिश की और सन्नाटा पसरा हुआ है। कहा जा रहा है कि अगर आपको इस सब चीजों से बचना है तो फिर अनाप शनाप बयान देने से बचिए या फिर उन बयानों को ना दीजिए। क्या अपनी बात रखना सदन में एक सदस्य का हक नहीं है? अगर वो सदस्य किसी भी समाज से आता है, अगड़े पिछड़े या फिर किसी भी समाज से आता है, क्या उनके अधिकार अलग अलग हो जाते हैं? क्या एक सांसद अपने मन की बात या फिर राजनीतिक तौर पर कड़वी बात कहने से उनको बचना चाहिए? इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल गौतम जी मौजूद हैं। गौतम जी, सदन के भीतर एक दलित नेता अपने मन की बात कह देते हैं, डिबेट की जा सकती है कि वो इतिहास के रूप से एक्यूरेट है कि नहीं है, लेकिन जो हमला हो जाता है ये एक नए पैटर्न की तरफ इशारा नहीं कर रहा है कि आप चुप रहिए वरना हम जो है आपकी जान को खतरा पैदा करेंगे? देखिए, मैं इसे दो तरीके से इस पे जवाब देना चाहूँगा। पहला तो ये कि ये सांसद महोदय के मन की बात नहीं है। मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी का से रामजस कॉलेज से हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ और अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो जो बातें कही गई है वो इतिहास की किताबों में लिखी हैं, इतिहासकारों ने कही हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत में अनेकों रियासतें थीं, अनेकों राज्य थे। भारत कभी भी एक संयुक्त और सशक्त राष्ट्र के रूप में कभी नहीं रहा। सिर्फ सम्राट अशोक के टाइम पर एक समय काबुल, कंधार से लेकर और आपका म्यांमार तक, बांग्लादेश तक, ये पूरा एक अखंड भारत था। वो सम्राट अशोक के टाइम पर था जी। या सही कहें तो अकबर के टाइम पे भी काफ़ी बड़ा साम्राज्य रहा। लेकिन कभी भी भारत एक यूनाइटेड राष्ट्र के रूप में कभी नहीं रहा। एक छत्र के नीचे ज्यादा बार नहीं आया। नहीं, वो अलग अलग इंडिपेंडेंट राज्य थे और बहुत सारे राज्य जिनको अपने में मिलाया गया वो बाद में अलग हो जाते थे। जी। तो अक्सर युद्ध चलते रहते, तो एक राज्य का दूसरे राज्य से आपस में भी युद्ध होते रहते थे। और इतिहास बताता है कि एक राज्य का राजा अपने को कमज़ोर पाता था तो सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने कई बार विदेशी आक्रांताओं को भी भारत में बुलाया और अपने पड़ोसी राजा पर को उसको हराकर कब्जा करने में मदद की। तो ऐतिहासिक सच्चाई है। तो वो कौन राजा थे? अगर इतिहास को पढ़ेंगे तो ये भी खंगाल लीजिए वो राजा कौन थे जो आपस में लड़ते थे। उनमें उसमें मुस्लिम राजा भी आपस में लड़ते थे, उसमें राजपूत राजा भी आपस में लड़ते थे, उसमें मराठा भी लड़ते थे, उसमें साउथ के भी अनेकों राज्य हैं जो आपस में लड़ते थे। और अगर आप देखेंगे, इतिहास पढ़ेंगे तो भारत आज़ाद होने से पहले 562 रियासतें थी अंग्रेजों के होने के बावजूद। और अंग्रेजों ने तो फिर भी भारत को एक राष्ट्र के रूप में कहीं ना कहीं उसकी एक तस्वीर राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत की। अन्यथा उससे पहले अगर आप जाएंगे तो भारत
कभी भी एक राष्ट्र के रूप में नहीं रहा। तो अगर इसी तरीके से असहिष्णुता बढ़ेगी और इस तरह इतिहास के ऊपर अगर कोई बोलेगा, चाहे वो विधानसभा में बोले, चाहे संसद में बोले, चाहे कहीं और किसी सेमिनार में बोले, अगर इस तरह असहज होकर कुछ खास जाति के लोग हमला करेंगे तो ना तो ये देश सुरक्षित रहेगा और ना ही वो जाति खुद भी सुरक्षित रहेगी। जब वैमनस्य से बढ़ेगा और जाति के आधार पर एक दूसरे के ऊपर हमले होंगे तो भारत सुरक्षित रहेगा कैसे? और दूसरी बात, इस बात को इसलिए ज़्यादा ऐसे गुंडों को बल मिल जाता है। अभी कुणाल कामरा ने बॉम्बे में एक शो के दौरान एक गीत के माध्यम से उसको एक पैरोडी टाइप एक व्यंग्यात्मक तरीके से एक कविता कह दी और वहाँ एक पार्टी विशेष के लोगों ने जाके हमला कर दिया, तोड़फोड़ कर दी। तो कानून को अपने हाथ में लेके किसी के यहाँ जाके हमला करना, तोड़फोड़ कर देना, आगजनी कर देना, ये तो गुंडों का काम है। ये तो संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता, देश का कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। लेकिन जब सत्ता उसको प्रोटेक्शन दे दे, जब सरकारें और पुलिस प्रशासन उसको प्रोटेक्शन दे दे ऐसी गलत गतिविधियों को, उस पर सख्त कार्रवाई करने की बजाय उनको खुली छूट दे दे, तो ये इतनी ज़्यादा बढ़ने वाली आने वाले समय में कि ये देश सुरक्षित नहीं रहेगा। क्योंकि जिस तरह की जो मैंने भी वो फुटेज वीडियोस देखी हैं जी, जिसमें वो गाड़ी लेके मतलब चढ़ाए जा रहे हैं और उसमें पुलिस भी दब जाती बाई दी में और बैरिकेड्स को उछाल के फेंक दिया, पुलिस के ऊपर भी गिराने की कोशिश की। लेकिन पुलिस का भी यहाँ दोहरा रवैया नजर आया। संभल वाले मैटर में गोली भी चली, 4 लोग चले गुजर गए जी। तो यहाँ क्या पुलिस वालों के पास बंदूकें नहीं थी? क्या पुलिस वालों के पास डंडे लाठीचार्ज नहीं कर सकती थी? आंसू गैस के गोले नहीं छोड़ सकती थी? क्या पुलिस को पहले पता नहीं था कि इस तरह का हो रहा है? इतने सारे पुलिस वाले हैं और उनके सामने मतलब खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है और पुलिस तमाशा देख रही है। पुलिस के पास भी स्टेप बाय स्टेप कठोर कार्रवाई करने के तरीके होते हैं। पहले चेतावनी देती है, चेतावनी देने के बाद वो आंसू गैस के गोले भी छोड़ती है, वाटर कैनन छोड़ती है, फिर लाठी चार्ज करती है। मतलब एक सिलसिला, एक सीक्वेंस होता है बल प्रयोग करने का। किसी भी गैर कानूनी काम को रोकने के लिए जो करना चाहिए था यूपी की पुलिस को, वो उन्होंने नहीं किया। और अगर एक बार बताइए, अगर इतनी ही उनको चिढ़ हो रही है और इतनी परेशानी होगी रामलाल सुमन जी की बयान पर, तो हमने तो ये पढ़ा है कि 21 बार परशुराम ने क्षत्रिय विहीन कर दिया भारत की धरती को। भारत तो नहीं लिखा, उसमें तो दुनिया लिखा है। 41 बार धरती को आजाद करवा दिया बार या कितने बार। तो भाई वो इतने बलशाली, इतने तो वो बार बार कैसे पैदा हो गए जब जड़ से उनको खत्म कर दिया? और ऐसे करने वालों के खिलाफ उन्होंने क्या कार्रवाई की? और ऐसे जो ग्रंथ जो इस बात को कहते हैं, जो धार्मिक ग्रंथ इस बात को कहते हैं कि किस बार क्षत्रिय विहीन कर दी धरती परशुराम ने, वो क्षत्रियों का खून पानी हो गया क्या? ऐसे ग्रंथ को जला क्यों नहीं देते जो 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 आपको अपमानित कर रहा है? क्योंकि अगर आपको क्षत्रिय विहीन कर दिया फिर बने कहाँ से, फिर पैदा कहाँ से हुए? ये ऐसे मुद्दे हैं जिसको अगर आप विवाद में लाएंगे, देखिए आप इतिहास को जितना कोरे देंगे तो हर जगह ऐसी चीजें आएंगी जिसको कुछ पक्ष कहेंगे ये सच है, कुछ कहेंगे झूठ है। मतलब इतिहास पे लड़ना, मरना, हत्या करना, हमला करना, आगजनी करना, ये उचित नहीं है। ये बात तो सही है कि इतिहास में जख्म है, आप जितना कुरेदते चले जाएंगे खून उतना बहेगा। क्या ये शुरुआत हुई कहाँ से? इस पे जाइए ना आप। हाँ, ये शुरुआत हुई कहाँ से? महाराष्ट्र के अंदर जो औरंगजेब की कब्र को खोद के उसकी हड्डियों को निकालना, ये करना, वो कहाँ से आया? किसने शुरुआत की? क्या जरूरत है उसकी? नारायण वो आज के संदर्भ में उसका कोई रोल ही नहीं है। औरंगजेब का जो टाइम था वो गया। हाँ। आज उसको किरोध के लाना, मैं समझता हूँ ये केवल राजनीति की वजह से लाया गया है। औरंगजेब आज के टाइम पे रेलिवेंट नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या उससे संबंधित पार्टियों को राजनीतिक उस अपने आप को मजबूत करने के लिए, उनको वोट को पोलराइज करने के लिए उनको रेलिवेंट नजर आता है, इसलिए वो करते हैं। लेकिन इन सब बयानों को जो है राजनीति में रेलेवेंट बनाने के लिए कुछ तो चीज होगी जिसे छुपाया जा रहा होगा। नहीं, वो अपने जो कमजोरियां होती हैं, जो सत्ता पक्ष होता है, खासतौर पर ये मैंने भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में देखा है जी,
वो अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए हर बार कोई ना कोई ऐसा मुद्दा छेड़ते रहते, लोग उसी में उलझे रहें, असल मुद्दों से ध्यान भटक जाए। देश में बेरोजगारी पे चर्चा नहीं होगी, देश की संसद में बेरोजगारी पे चर्चा नहीं होगी, विधानसभा में बेरोजगारी पे चर्चा नहीं होगी, गरीबी पे चर्चा नहीं होगी, निरक्षरता पे चर्चा नहीं होगी, और जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं लगातार, उस पर चर्चा नहीं होगी, लोग भूखे मर रहे हैं, कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, उस पर चर्चा नहीं होगी। और कुछ लोग अमीर होते जा रहे हैं। मैं अभी एक न्यूज़ पढ़ रहा था, अभी बिल्कुल आज ही की लेटेस्ट न्यूज़ है जी। मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, भारत में हर 5 में से एक बड़ा उद्योगपति भारत छोड़ के विदेश में बसना चाह रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या भारत का माहौल ऐसा कर दिया गया है कि कोई भी बड़े पैसे वाला आदमी वो वहीं रहना नहीं चाह रहा भारत में? पैसे यहाँ से कमाएंगे और बसेंगे दूसरे देश में जाके। ये देश का अपमान नहीं है क्या? अपमान है, उसको डर है, ये भी देखना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके मन में इस तरह की घटनाओं को देख कर डर पैदा हो गया है, उसके लिए व्यापार करना मुश्किल हो गया है। ये सारे मुद्दों पे मैं समझता हूँ खुले मन से चर्चा होनी चाहिए, और किसी को भी अपनी जाति का दंभ नहीं होना चाहिए। सब लोग इंसान हैं, कुदरत ने सबको इंसान पैदा किया है, किसी को किसी जाति के रूप में पैदा नहीं किया। लेकिन इन जातियों के मंच पे तो नेता तमाम दिखाई देते हैं, करणी सेना, विश्व हिंदू परिषद और तमाम जो जातियों के नाम से सेनाएं बनी हुई हैं, उनके मंचों पर तो तमाम नेता दिखाई देते हैं, खुला समर्थन दिखाई देता है इनका। नहीं, मैं बता तो रहा हूँ, जो पार्टी आज केंद्र में सत्ता में है, हाँ, या जो उनके साथ एलाइज हैं, उनमें भी ज़्यादातर जी, उनकी राजनीति ही हिंदू मुसलमान से चलती है, उनकी राजनीति नफरत से चलती है, उनकी राजनीति भय के ऊपर आधारित है। एक तरफ योगी जी कहते हैं मेरा शासन सबसे अच्छा और मेरे राज्य में अल्पसंख्यक सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं। अरे आपके राज्य में तो ना दलित सुरक्षित हैं, ना अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं, ना पिछड़े वर्ग के लोग सुरक्षित हैं, और बीजेपी शासित राज्यों में तो आदिवासियों को पेशाब किया जा रहा है, दलितों को मूंछ रखने पर, पानी छू लेने पर हत्या हो जा रही है। कहाँ जा रहा है भारत? किस दिशा में जा रहा है? कहाँ जाकर रुकेगा? ये नफरत आखिर कभी तो रुकनी चाहिए। देखिए, जो कट्टरपंथी देश हैं, जैसे आप मिडिल ईस्ट के अंदर आप देखेंगे, जो कट्टरपंथी देश हैं वो एक दूसरे को मार के ही बर्बाद हो गए हैं, एक दूसरे आपस में लड़के ही बर्बाद हो गए अपने कट्टरपन की वजह से। हाँ। तो भारत में भी असहिष्णुता अब बढ़ रही है, कट्टरपन बढ़ रहा है, और जिस देश में असहिष्णुता और कट्टरपन बढ़ेगा उनको मिडिल ईस्ट के उन देशों से सबक लेना चाहिए जो तबाह हो गए। इसका मतलब हम अगर उनके जैसे बनेंगे तो हम भी तबाह हो जाएंगे। सर, जो घटना रामजी सुमन के साथ हुई, उस तरह का कुछ उसके करीब की ही घटना आपने भी झेली जब आपने अक्टूबर 2022 में अंबेडकर भवन में 22 प्रतिज्ञाएं ली, तो आपको अपना पद छोड़ना पड़ा, पार्टी छोड़नी पड़ी, और प्रेशर आप पे भी आया। क्या पॉलिटिकल सेक्टर्स में भी जो पार्टियां खुद को कथित दलित समर्थक बताती हैं, कथित तौर पर सेक्युलर बताती हैं, उनके अंदर भी इतनी जो है बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रह गई है कि हमारी पार्टी में एक ऐसा व्यक्ति है जो हमसे अलग सोच रखता है, तो इसको हटा दिया जाए? नहीं, बेसिकली अगर आप बात आम आदमी पार्टी की कर रहे हैं, उसकी सोच में और भारतीय जनता पार्टी की सोच में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। उनको सत्ता किसने दी? वो तो ऑप्शन बताते हैं भारतीय जनता पार्टी। नहीं, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं तो उस पार्टी में इतने लंबे समय रहा हूँ, मैं तो शुरुआत ही आम आदमी पार्टी से की, उससे पहले किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं रहा जी। और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे एमएलए भी और मंत्री भी बनने का मौका दिया, लेकिन अंदर रह के मैंने जाना उनके करने और कथनी का अंतर। उन्हें सत्ता दी दलित और मुस्लिम ने, लेकिन मुस्लिम मुद्दों पर चुप्पी, दलित मुद्दों पर चुप्पी, मुस्लिम और दलितों के उत्थान की, उनके विकास की कोई योजना ना बनाना, और फिर सुंदरकांड कराना, हनुमान चालीसा का पाठ करवाए। पार्टी का क्या मतलब है? पार्टी करवाए। अरे भाई, भारत का संविधान बताता भारत एक सेकुलर कंट्री है, तो भारत में सरकार कम से कम और पॉलिटिकल पार्टी कोई भी अगर ऐसा कर रही है कि वो धर्म विशेष को लेके एक प्रिजुडिस है, वो ठीक नहीं है। जो राजनीति के लिए धर्म का इस्तेमाल करेगा, मैं उसे देश का दुश्मन और देश के लिए गद्दार मानता हूँ। सर, फ्रीडम ऑफ स्पीच की मैं बात करना चाह रहा था कि आपने अपने मन की बात कही, जिस बात पे आप दिल से यकीन करते हैं।
कुणाल कामरा ने अपने मन की बात की जिसपे वो अपने दिल से यकीन करते हैं। रामजी सुमन ने भी वो एक तरह के कॉमेडियन है। हाँ ठीक है। और किस हद तक भारत में बदलाव आ रहा है, नफरत बढ़ रही है, असहिष्णुता बढ़ रही है, उसका मैं एक एग्जांपल देके बताऊंगा। जरूर। एक कॉमेडी शो जो अभी भी आता है, पहले वो कपिल शर्मा नहीं पेश करते थे, कोई दूसरे करते थे। एक कॉमेडी शो मुझे याद है, जब यूपीए की गवर्नमेंट थी और संयुक्त मोर्चे की जो चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी थी, यूपीए की चेयरपर्सन, और देश के प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी थे। उस कॉमेडी शो में उस वक्त दो लोगों ने किरदार निभाया, एक महिला ने, एक पुरुष ने। पुरुष ने मनमोहन सिंह जी का किरदार निभाया और महिला ने सोनिया गांधी जी का किरदार निभाया। आज की अगर दृष्टि से नज़र डाल के देखें तो जितना कुणाल कामरा का शो में जिस तरह की पॉलिटिक्स के ऊपर या पॉलिटिकल नेता के ऊपर बात की गई है, उससे भी ज़्यादा तीखा हमला उस वक्त उस समय के प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी के बारे में उस वक्त कहा गया। लेकिन ना कोई एफआईआर हुई, ना उसका किसी ने विरोध किया, ना कांग्रेस ने, ना किसी और ने कि भाई ऐसी कॉमेडी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि उस वक्त टॉलरेंस था, उस वक्त फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे कोई वो नहीं लगाया गया प्रतिबंध। अब लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, उनके फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, उसकी लाइन तय है, वो लाइन पार करी तो सरकार तय कर रही है तुम्हें कितनी बोलने की इजाजत है, जबकि संविधान ने पहले तय कर रखा है वेयर देयर इज फंडामेंटल राइट्स, वेयर देयर इज राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, देयर आर आल्सो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। जी, आपको रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस तब भी संविधान में लगाया हुआ है, बैरियर लगाया हुआ है कि आप इस सीमा से बाहर नहीं जा सकते, किसी को गाली नहीं दे सकते। लेकिन जो कॉमेडी शो है वो उस वक्त भी इजाजत थी, तो आज भी होनी चाहिए। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उस बात को, तो 12-13 तो साल हुए हैं, अभी 13-14 साल पुराना शो था, वो 15 साल हो गए होंगे ज़्यादा। तो 15 साल पुराने शो में अगर कॉमेडियन वो कॉमेडी कर रहा है, वो हास्य है, लोगों को हंसाने के लिए कर रहा है, ठीक है। अब आप उसे, भाई कॉमेडियंस पहले से ही नेताओं के बारे में मिमिक्री करते आए हैं, एक्टर्स के बारे में भी, फिल्म स्टार्स के बारे में मिमिक्री करते आए हैं, और वो कई बार मजाक भी उड़ा देते हैं, लेकिन कोई बुरा नहीं मानता था। पहले नेता सामने बैठे मंच नीचे, और मंच पे कवि सम्मेलन वाला कवि बैठे हैं, और वो कविता पाठ कर रहे हैं, और सामने बैठे हुए नेता की खूब खिंचाई कर रहे हैं, और वो भी हंस रहा है, और वो भी हंस रहा है, पब्लिक भी हंस रही है, एंजॉय कर रही है। तो कभी इस तरह का मतलब प्रतिबंध मैंने कभी, लालू जी का तो सबसे ज्यादा लालू जी का मजाक उड़ाया गया, उनके बोलने के लहजे का, सबका। खुद राजपाल यादव ने सामने में लालू प्रसाद यादव से ज्यादा मजाक किसी भी नेता का नहीं उड़ाया गया, लेकिन तब तो किसी ने कोई मारपीट नहीं की, कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई, कोई बुरा नहीं माना, बल्कि वो खुद हंस देते थे उनकी मिमिक्री पर। तो ये तो शर्मनाक बात है कि आज देश में ये हालात आ गए क्या, कि हमारा टॉलरेंस इतना कमजोर हो गया, मजाक भी नहीं झेल सकते, और सरकारें इतनी कमजोर हो गई कि उनकी सरकारें गिर जाएंगी, इतना डर जाते हैं कि इस तरह की मिमिक्रीज पर भी, या इस तरह के जो सार्केस्टिक वे में जो वो होते हैं सोच, उसके अंदर उसके ऊपर भी आप मारपीट करेंगे खुलेआम, ये तो गलत है। देखिए, एक बड़ा किस्सा है कवि नागार्जुन का। नागार्जुन जी ने इंदिरा गांधी के जन्मदिन पर नेहरू जी पर कविता कही थी। नागार्जुन कहते हैं कि देश बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, फिर भी गांधी की समाधि पर झुक झुक फूल चढ़ाते हैं। सामने खुद पंडित नेहरू बैठे थे और ताली बजा रहे थे। इतनी राजनीतिक सहन शक्ति होना आज के समय में मुश्किल है, और कौन क्या कह देता है इसकी आज़ादी, जैसे कि सर ने बताया रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अंदर है तो फिर सब जायज़ है। लेकिन फिर भी कुछ जातिवादी, कुछ घमंडी लोगों के मन में यह है कि आज भी हम उसी ज़माने में हैं जब हमारे बाप दादा राजा रजवाड़े हुआ करते थे। आज संविधान का राज है, किसी राजा रजवाड़े का नहीं। आपके इस बातचीत के बारे में क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण।